वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस मॉडल पेपर में, जिसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के लगभग 151 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपकी परीक्षा में, यानी जो कानपुर विश्वविद्यालय की अर्थात छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की कल परीक्षा लगी हुई, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियोस। मतलब इस वीडियोस में जो प्रश्न पूछे गए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। एक प्रकार से रफ्तार इसमें मेरी थोड़ी सी अधिक होगी, तीव्र गति से मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा और समस्त सिलेबस से बनने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए अधिकतर विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर से प्रश्न होंगे। कुछ अब की बार पूछे जाने वाले हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पेपर हो चुके हैं उसमें पूछे गए हैं 2023 में भी। तो उन प्रश्नों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है, जो कि आपकी परीक्षा में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट होगा जिनकी परीक्षा हो गई है, ऑब्जेक्टिव टाइप की हो रही है। अगर लिखित भी हो रही तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। बाकी लिखित वालों के लिए मैं जल्द ही एक मॉडल पेपर बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और भी मॉडल पेपर लिखित वालों के लिए मतलब एकदम से आएगी। बाकी 2022 वाले जो मॉडल पेपर हैं वो बीए करेकर यूट्यूब चैनल हमारा दूसरा चैनल है, एक बार फिर से सुनेंगे, बीए करेकर यूट्यूब चैनल। उस चैनल पर मैंने प्ले लिस्ट बना दी है बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए। तो वहाँ पर प्ले लिस्ट में तमाम सारी वीडियोस पड़ी होंगी एंसेंट हिस्ट्री की, आप लोग देख सकते हैं। जब आप बीए सेकंड सेमेस्टर में होते हैं और एंसेंट हिस्ट्री आपको पढ़ना होता है, तो आपको प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति के बारे में जानना होता है। और उसमें खास करके आपको भारत का राजनीतिक इतिहास पढ़ना होता है 600 ईस्वी से लेकर के 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको जानना होता है। तो आइए उन्हीं सिलेबस से, यानी जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसी से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो इतिहास है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक का, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हम तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार से रिवीजन क्लास कह सकते हो इसको, चूँकि इसमें हम तमाम सारे प्रश्नों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हर एक सिलेबस से लगभग 10-12 प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया गया है, तो चर्चा करेंगे हम, ठीक है। चले देखेंगे सॉरी, पहला प्रश्न है, यात्रियों का राजकुमार के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स? बताएं, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? फाहियान को, ह्वेनसांग को, इत्सिंग को, या फिर सुंगियुन को? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? यात्रियों का जो राजकुमार कहा जाता है वो ह्वेनसांग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बा में दिया ह्वेनसांग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऊपर वाला जो भी मैंने पूछा था। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में आया था? यानी ह्वेनसांग विजिटेड द कोर्ट ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग रूरल्स? बताएं, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षवर्धन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, ह्वेनसांग भारत में कब आया था? हर्षवर्धन का शासन चल रहा था उस समय। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ध्यान रखिएगा। 647 ईस्वी तक आते आते हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और इसीलिए खास करके आपको हर्षवर्धन तक के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था वो भारत में आया था हर्षवर्धन के काल में। 14 वर्ष, एक प्रकार से लगभग 630 से लेकर के 644 ईस्वी तक जो है ये ह्वेनसांग भारत में रहा। और सम्राट उस समय थे कन्नौज के हर्षवर्धन, उन्हीं के दरबार में रहता था, ठीक है। इसकी एक पुस्तक है सी यू की, बड़ी फेमस पुस्तक है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि सी यू की ग्रंथ के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे कि यही है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सी यू की नामक ग्रंथ की रचना किसने करी? द बुक सी यू की वाज कंपोज्ड बाई? तो आप सभी को पता ही है, मैंने अभी भी बताया, ह्वेनसांग ने ही लिखा था। ऑप्शन नंबर सी में दिया ह्वेनसांग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है, हर्ष की राजधानी कौन सी थी? विच वाज द कैपिटल ऑफ हर्ष? वाराणसी, कन्नौज, उज्जैन या आगरा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हर्ष की राजधानी क्या थी भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। मैंने क्या बताया था? कन्नौज। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोगों के आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, हर्ष चरित्र की रचना
किसने करी है? हु रोट हर्षचरित्र, बाणभट्ट ने, हरिसेन ने, कात्यायन ने, इनमें से कोई नहीं। तो हर्षचरित्र यानी हर्षवर्धन के दरबार में ही एक भारतीय कवि रहा करते थे संस्कृत के, उनका नाम है बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने ही हर्षचरित्र रचना लिखी है। ठीक है, तो 10वें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षचरित्र का लेखक कौन है? बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ह्वेनसांग के समय में 2 महान धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए गए थे। टू ग्रेट रिलीजियस कन्वेंशन वर ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ह्वेनसांग। थानेश्वर एवं बल्लभी में, या बल्लभी एवं प्रयागराज में, या प्रयागराज एवं थानेश्वर में, कन्नौज में और प्रयागराज में। तो कहाँ कहाँ पर 2 धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए गए थे ह्वेनसांग के समय में? तो कन्नौज में और प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर इसका डी दिया है, द ऑप्शन, कन्नौज एंड प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ह्वेनसांग को दूत के रूप में हर्ष के दरबार में किसने भेजा था? हु सेंट ह्वेनसांग एज अ इनवे टू हर्षाज कोर्ट? बताएं, तुंग कुआन ने, या ताई सुंग ने, या फिर कु येन हुआ ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से किसी ने नहीं भेजा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ह्वेनसांग ने या ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? यानी हु वाज द वाइस चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ ह्वेनसांग? बताएं, ह्वेनसांग के समय नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी यानी नालंदा विश्वविद्यालय, उसके कुलपति कौन थे? वाइस चांसलर कौन थे उसके? तो कौन थे भाई? शीलभद्र, चाणक्य या हर्षवर्धन? तो उसके जो वो थे उनका नाम था शीलभद्र, यानी वाइस चांसलर थे उस समय शीलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, हर्ष किस धर्म के महान संरक्षक थे? हर्ष वाज द ग्रेट पैट्रॉन ऑफ विच रिलीजन? शैव धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म? तो हर्षवर्धन जो थे वो किस धर्म के संरक्षक थे भाई? वो थे बौद्ध धर्म के संरक्षक। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? आप सभी लोग बताएं फटाफट से, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? अच्छा, इनके पुत्र का नाम, मतलब इनके पिताजी का नाम था हर्षवर्धन के प्रभाकर वर्धन, इनके पिताजी का नाम था। इनके बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन, उनकी बहन का नाम था राजश्री। ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। राजश्री थी हर्षवर्धन की बहन, राजवर्धन थे हर्षवर्धन के बड़े भाई, और इनके पिता थे प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रश्न है अगला, क्या है? वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ वाकाटक डायनेस्टी? बिंद शक्ति, प्रवर सेन, हरसेन या नरेंद्र सेन? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिंद शक्ति इज राइट आंसर। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? बिंद शक्ति। रट लीजिएगा एकदम से, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है एकदम से। अगला प्रश्न आप देखेंगे, वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? यानी हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ वाकाटक डायनेस्टी? रियल फाउंडर और फाउंडर में अंतर होता है। फाउंडर मतलब एक प्रकार से सबसे पहले शासक कौन हुए जिन्होंने वाकाटक वंश के राजा के रूप में गद्दी पर बैठे या उन्होंने स्थापना किया, और एक होता है कि एक बहुत अच्छे तरीके से खूब जीत ऊत करके और राज्यों को मिला करके एक प्रमुख शासक के रूप में सामने आना। तो वास्तविक संस्थापक उसको आप मान सकते हैं। तो बिंद शक्ति, प्रवर सेन, रुद्र सेन। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवर सेन इज राइट आंसर। यानी वाकाटक वंश का जो वास्तविक संस्थापक था, रियल फाउंडर ऑफ वाकाटक डायनेस्टी इज कॉल्ड प्रवर सेन, मतलब उनको हम प्रवर सेन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रवर सेन ने कितने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? हाउ मेनी अश्वमेध यज्ञ वर ऑर्गेनाइज्ड बाई प्रवर सेना? बताएं, प्रवर सेन की बात की जा रही कि प्रवर सेन जो कि वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था, उसने कितने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? 3, 4, 5 या 7? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो प्रवर सेन की अगर बात की जाए तो प्रवर सेन जो था इसने लगभग आप देखिएगा 4 अश्वमेध यज्ञ जो है इसने आयोजन किया था। 4 अश्वमेध यज्ञ का ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, रुद्रसेन द्वितीय की बात यहाँ पर हो रही है। प्रश्न है, रुद्रसेन द्वितीय के पश्चात वाकाटक वंश की बागडोर किसने संभाली थी? हु टूक ओवर द रेनेंस ऑफ द वाकाटक डायनेस्टी आफ्टर रुद्रसेन सेकंड? तारावती, लीलावती, पद्मावती या प्रभावती? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सभी लोग करेक्ट आंसर है, प्रभावती राइट आंसर। प्रभावती रुद्रसेन द्वितीय के पश्चात वाकाटक वंश की बागडोर संभालती हैं कौन? प्रभावती। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा।
और प्रवर सेन द्वितीय ने अपनी माता की स्मृति में सुदर्शन तालाब का, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। प्रभावती स्वामी मंदिर नागपुर में बनवाया। ये सब प्रवर सेन ने ही किया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी ही थी ये, रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी प्रभावती, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, समझ रहे चीज़ों को, आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। सेतुबंध नामक कृति यानी रचना किसने की है? हु कंपोज द वर्क कॉल्ड सेतुबंध? प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन फर्स्ट या प्रथम, या रुद्रसेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सेतुबंध जो रचना है वो किसने करी थी? सेतुबंध रचना जो है वो किसने करी थी? प्रवरसेन सेकंड ने, प्रवरसेन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूरल? तो एरन जो अभिलेख है इसका संबंध किससे भाई? इसका संबंध है इनमें जो राजा दिए गए इनमें से जो भानुगुप्त है इनसे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एरन अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, मौखारी वंश का प्रथम शासक कौन था? हु वाज द फर्स्ट रूरल ऑफ मौखारी डायनेस्टी? हरि वर्मा, ईश्वर वर्मा, आदित्य वर्मा या अवंती वर्मा? तो मौखारी वंश का जो प्रथम शासक था उसका नाम है हरि वर्मा। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, हूण कहाँ रहते थे? वेयर डिड द हुनाज लाइव? बताइए, हूण जो थे वो कहाँ रहते थे भाई? तो हूण जो थे ये मध्य एशिया में रहते थे, सेंट्रल एशिया इनका निवास स्थान था। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, हूणों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द फर्स्ट हुना इन्वेशन टेक प्लेस? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय काल में हुआ था, यानी कौन शासन कर रहा था उस समय? तो स्कंदगुप्त शासन कर रहे थे। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप सभी लोग ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ेंगे ताकि जो है जब भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो आप जो है एकदम से घबराएं ना और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, चलिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुप्त काल में बैंकिंग का कार्य कौन करता था? हु यूज्ड टू डू बैंकिंग वर्क ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? बताएं, गुप्त काल में बैंकिंग का कार्य कौन करता था भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो श्रेणियाँ जो हुआ करती थी, श्रेणियाँ वो जो है बैंकिंग का कार्य किया करती थी। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सेकंड सेमेस्टर में पूछा गया प्रश्न 2023 की परीक्षा में। अगला प्रश्न आप देखेंगे, गुप्त काल में किसकी पूजा मुख्य रूप से होती है? हु वाज द मेनली वर्शिप्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? राम और विष्णु की, विष्णु और लक्ष्मी की, या शिव और विष्णु की? तो गुप्त काल में जो पूजा होती है किसकी पूजा होती थी? विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी की। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, एरन का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द विष्णु टेम्पल ऑफ एरन लोकेटेड? छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एरन का जो विष्णु मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है भाई? तो एरन का जो विष्णु मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 10 अवतार मंदिर स्थित है जो कि गुप्त काल में निर्मित किया गया था। द 10 अवतार टेम्पल विच वाज बिल्ट इन द गुप्ता पीरियड इज सिचुएटेड इन देवगढ़, झांसी, तिगवा या पन्ना? दशावतार जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ पर स्थित है? दशावतार मंदिर जो कि गुप्त काल में बनाया गया था वो मंदिर जो स्थित है वो स्थित है देवगढ़ में। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवगढ़ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग जो है उसको सही से देख नहीं पाते शायद वीडियो, या फिर एक प्रकार से आप लोग जो है नहीं जान पाते कि मैं लाइव आया हुआ हूँ। तो आप सभी लोग बहुत परेशान होते हैं, बाद में कमेंट करते कि सर जी नहीं दिया, और मैं पढ़ाता हूँ और आप लोग जुड़ नहीं पाते हो। जो लोग जुड़ते हैं वो लोग बातचीत करते हैं कमेंट सेक्शन में, तो प्लीज़ बातचीत बंद करके पढ़ाई पर ध्यान दे दीजिए। और ऐसे अगर करेंगे तो ब्लॉक करना पड़ेगा मुझे और मैं ब्लॉक कर दूंगा। परेशान मत करा करिए, आप लोग पढ़िए, ध्यान लगा करके पढ़ेंगे तो मेरा कुछ नहीं जा रहा है, आप लोग ही अपना समय नष्ट कर रहे हैं और कीमती समय नष्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, नचना कुठार का जो पार्वती मंदिर है मध्य प्रदेश में स्थित है वो, और प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश
इज़ द पार्वती टेम्पल ऑफ नचना कुठार लोकेटेड? जबलपुर, पन्ना या फिर सागर? ये सब ज़िले हैं मध्य प्रदेश के। तो किस ज़िले में स्थित है भैया? तो पन्ना जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के नचना कुठार का पार्वती मंदिर। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? वेयर इज़ द शिवा टेम्पल ऑफ भूमरा लोकेटेड? बताएं किस स्थान पर स्थित है भूमरा का शिव मंदिर? सतना, सागर या जबलपुर या फिर पन्ना? ये सभी मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, सतना में स्थित है भूमरा का शिव मंदिर। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? वेयर आर बाघ केव्स लोकेटेड? ग्वालियर, ललितपुर, इटावा, कानपुर? तो बाघ की जो गुफाएं हैं बाघ की, वो कहाँ पर स्थित हैं भाई? बाघ की गुफाएं जो स्थित हैं वो स्थित हैं ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त साम्राज्य का स्वरूप था? द नेचर ऑफ द गुप्ता एम्पायर वाज गणतंत्रात्मक यानी रिपब्लिकन, राजतंत्रात्मक यानी कि एक प्रकार से, या फिर सा बताए लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक, या फिर इनमें से कोई नहीं, मोनार्कियल या रिपब्लिकन या फिर डेमोक्रेटिक? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त साम्राज्य का जो स्वरूप था वो स्वरूप था राजतंत्रात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपकी परीक्षा में आने वाला है, ध्यान से इसको देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्या है भाई? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि सती प्रथा के साक्ष्य से संबंधित अभिलेख कौन सा इनमें से? बताएं, सती प्रथा से रिलेटेड जो अभिलेख है वो कौन सा है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो सती प्रथा से रिलेटेड जो अभिलेख है इनमें से वो कौन सा अभिलेख है भाई? तो वो अभिलेख है आपका जो एरड़ अभिलेख जो है वो खास करके सती प्रथा के साक्ष्य से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका लगा देंगे एरन इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, हूणों का प्रथम शासक कौन था? हु वाज द फर्स्ट रूरल ऑफ हुनास? बताएं हूणों का प्रथम शासक कौन था? तोरमाड़, तिगिन, नागासेन या फिर मिहिरकुल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तोरमाड़ जो था वो हूणों का प्रथम शासक था। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, अपने बड़े भाई को मारकर किस गुप्त शासक ने सत्ता प्राप्त की थी? विच गुप्ता रूरल गेंड पावर बाई किलिंग हिज इल्डर ब्रदर? श्रीगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो किसने अपने बड़े भाई को मार करके गुप्त शासक ने सत्ता प्राप्त करी थी? तो वो गुप्त शासक कौन है भाई? उस गुप्त शासक का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह क्या था? द रॉयल एम्बलम ऑफ द गुप्ता रूरल्स वाज मयूर, कोयल, गरुड़ या शेर? तो गुप्त शासकों का जो राज्य चिन्ह था वो क्या था भाई? वो था भाई क्या? गरुड़। गरुड़ जो था ईगल, ठीक है, ईगल जो था गरुड़ वो क्या था भाई? वो गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह था। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सिक्कों पर किस गुप्त शासक को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? ऑन द कॉइन्स विच रूरल हैज़ बीन डिपिक्टेड एज प्लेइंग बीना? बताएं, यानी सिक्कों पर किस गुप्त शासक को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है या छापा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अपनी भाभी ध्रुव देवी से विवाह किस गुप्त शासक ने किया था? विच गुप्ता रूरल मैरिड हिज सिस्टर इन लॉ ध्रुव देवी? बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो अपनी भाभी ध्रुव देवी से विवाह किस गुप्त शासक ने किया था भैया? किसने किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? हु इज़ कॉल्ड एज द समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप? बिस्मार्क, नेपोलियन, मुसोलिनी या हिटलर? तो यूरोप का समुद्रगुप्त जो कहा जाता है, यूरोप का समुद्रगुप्त जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है भैया? यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है किसको? नेपोलियन को। ठीक है, यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है। अच्छा, ये उल्टी विचारधारा अपने भारत में चलती है, क्योंकि हम लोग कितने भी ज्ञानी हो जाएं, कितने भी
अच्छी बातें हमारे वेद शास्त्रों में लिखी हों, लेकिन उसको हम पढ़ने को तैयार नहीं होते हैं और हम हमेशा जो है नकल करने पर चालू होते हैं कि भाई अगर इंग्लैंड वाले कटी फटी जींस पहने तो हम भी वही पहनेंगे। वो एक प्रकार से ऐसे पहन करके घूम रहे हैं तो हम भी ऐसे झालर माला लटका करके गले में जंजीर फंजीर पहन करके खूब घूमेंगे। तो ये सब हम लोग अपना रहे हैं उनका कि ऐसे करेंगे, वो ऐसी शर्ट पहना तो हम हूँ ऐसी शर्ट पहनेंगे। ये सब क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं किसका, पाश्चात्य सभ्यता का। और पाश्चात्य सभ्यता जो है एक प्रकार से उस सभ्यता की अगर बात करें तो वो सभ्यता भारत के लिए नहीं है, वो वहाँ के लिए ठीक है, लेकिन अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सभ्यता एकदम से बेकार सभ्यता की श्रेणी में आएगी और भारत में वो सभ्यता बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर आप भारतीय परंपराओं को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे उनसे अच्छी अच्छी चीज़ें आपके संस्कृति में मिल जाएंगी, लेकिन आप लोग उसको जानते नहीं, अपने को आप जानना नहीं चाहते हो। और यही कारण है कि जब इतिहासकारों ने लिखा तो यहाँ पर ये प्रश्न जो मैंने आज रखा है, ये प्रश्न एक प्रकार से पहले कैसा बनता था कि जो है भारत का नेपोलियन किसे कहा है, वो सॉरी यूरोप का नेपोलियन या एक प्रकार से भारत का नेपोलियन, हाँ भारत का नेपोलियन किसे कहा है, तो इस ऑप्शन होता था समुद्रगुप्त। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा पूछा गया, क्योंकि समुद्रगुप्त जो था वो नेपोलियन से महान शासक था। समुद्रगुप्त 100 से अधिक युद्ध लड़ा और सबका सब जीता था। समुद्रगुप्त ने एक भी युद्ध हारा नहीं, इसके साक्ष्य कहीं नहीं मिलते कि समुद्रगुप्त जो है एक भी युद्ध हारा हो। मतलब समुद्रगुप्त ने हमेशा युद्ध जीता ही है, जबकि नेपोलियन के हारने का एक प्रकार से मिलता है जिक्र। जिस प्रकार से नेपोलियन मतलब समुद्रगुप्त ने तमाम सारे युद्ध जीते, उसी प्रकार से नेपोलियन ने भी कई सारे युद्ध जीते थे, लेकिन ये युद्ध हारा भी है नेपोलियन, जबकि जो समुद्रगुप्त है वो युद्ध नहीं हारा। इसीलिए समुद्रगुप्त से तुलना होनी चाहिए, समुद्रगुप्त को एक प्रकार से आइडियल मान करके नेपोलियन को रखना चाहिए, ना कि नेपोलियन को समुद्रगुप्त से। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और नेपोलियन से पहले समुद्रगुप्त आते हैं, नेपोलियन के बाद नहीं आते हैं। तो इतिहासकार लोग जो है, क्योंकि विदेशी इतिहासकार थे, उन्होंने अपने शासकों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया और हमारे शासकों को ऐसे हलवा ले लिया, मतलब कि एकदम से जो है हलवा जैसे समझते हैं ना, हलवा कि खा लो तुरंत ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार से वो हल्के में लेकर के हमारे शासकों को एक प्रकार से मूल्यांकन करते हैं और अपने शासकों को खूब बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से थोड़ा ट्रेंड जो चला है, इसको हम लोगों को बदलना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, यूरोप का कालिदास किसे कहा जाता है? हु हैज़ बीन नेम्ड एज द कालिदास ऑफ यूरोप? कालिदास, अब देखिए, अब इसको उल्टा प्रश्न ये सब चल रहे हैं। उससे पहले क्या होता था कि भाई जो है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता, तो आप बताते थे कालिदास, लेकिन शेक्सपियर से काफ़ी पहले कालिदास ने संस्कृत में अपना ख्याति प्राप्त करी। तो बताएं, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन पूछे? नेपोलियन। यूरोप का कालिदास किसे कहा जाता है? तो इसको किसको? शेक्सपियर को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा, शेक्सपियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? द गुप्ता एम्पायर वाज फॉर्म्ड बाई। तो गुप्ता पीरियड या गुप्ता साम्राज्य की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी भाई? वो श्रीगुप्त ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी में दिया, यानी सा ऑप्शन श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, चंद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो किसका पुत्र था भैया? चंद्रगुप्त प्रथम जो पुत्र था वो घटोत्कच का पुत्र था। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, घटोत्कच का पुत्र था। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया, चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक की तिथि क्या है, बताएं। तो चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक की तिथि यानी द डेट ऑफ कोरोनेशन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट इज। तो चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक की जो तिथि है वो तिथि है 319 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 319 AD। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ इज राइट आंसर। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से आने वाले हैं और आ भी रहे हैं, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि प्रथम इंडो ग्रीक शासक था, द फर्स्ट इंडो ग्रीक रूरल वाज। तो जो प्रथम इंडो ग्रीक शासक था वो कौन था भाई? वो था डेमेट्रियस। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क वाज द रूरल ऑफ विच डायनेस्टी। तो कनिष्क जो था वो किस वंश का शासक था भैया? वो था कुषाण वंश का शासक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुषाण वंश का। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, गांधार कला का विकास किस काल में हुआ था? इन व्हिच पीरियड डिड गांधार आर्ट डेवलपेड? बताएं, शुंग काल, मौर्य काल, कुषाण काल या अशोक के समय काल में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधार कला का जो विकास हुआ है ये कुषाणों के काल में हुआ है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा इसका। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, मथुरा के शकों का संस्थापक कौन था?
यानी मथुरा के शक जो थे उनके संस्थापक कौन थे इनमें से? द फाउंडर ऑफ द सकाज ऑफ मथुरा वाज भूमक, राजूबुल, नहपान या फिर सोडास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजूबुल जो था वो एक प्रकार से मथुरा के शकों का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कनिष्क की राजधानी क्या थी? द कैपिटल ऑफ कनिष्क वाज, कनिष्क की जो राजधानी थी वो क्या थी भाई? पेशावर उसकी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में और भी बन सकते हैं, जैसे कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने करी? तो आप बताएंगे बाणभट्ट। किसने करी है बुद्ध चरित्र की रचना भैया? अश्व घोष ने करी है। किसने करी है? अश्व घोष ने करी है बुद्ध चरित्र की रचना। ये सब ध्यान रखिएगा। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस वंश के काल में हुआ था? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो किस वंश के काल में हुआ था भैया? तो वो हुआ था किस वंश के काल में हुआ था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। शकों के काल में हुआ था। ओके, ये सब प्रश्न आपसे पूछा था। अच्छा, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस वंश के काल में हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था कहाँ पर भाई? वो हुआ था किस वंश के शासकों के समय पर? तो हुआ था कुषाण वंश के शासकों के समय काल पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मौर्य वंश के पतन के पश्चात भारत में किस वंश की स्थापना हो जाती है? बताएं, सभी लोग फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। जब मौर्य वंश का पतन होता है तो उसके बाद में भारत में किस वंश की स्थापना हो जाती है? तो मौर्य वंश के पतन के बाद में आप सभी को पता होगा भारत में किस वंश की स्थापना होती है भैया? भारत में शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। किसकी? शुंग डायनेस्टी की स्थापना होती है मौर्य वंश के पतन के बाद में। किसकी? शुंग वंश की, शुंग डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न, शुंग वंश का अंत किस वंश के शासक ने किया? द रूरल ऑफ विच डायनेस्टी इंडेड द शुंग डायनेस्टी? कनौ, शक, पहलव या फिर सातवाहन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कणव वंश। यानी शुंग वंश के बाद में कणव वंश आता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। किस वंश के शासक अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम जोड़ते थे? द रूरल्स व्हिच डायनेस्टी यूज टू एड दियर मदर्स नेम टू दियर नेम? कनौ, शुंग, सातवाहन या शक? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश के जो शासक होते थे वो एक प्रकार से अपने माता का नाम अपने आगे जोड़ते थे, जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, इस प्रकार से। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, भारत में भागवत धर्म का आरंभ किस वंश के काल में हुआ? ड्यूरिंग विच डायनेस्टी डिड द भागवत रिलीजन बिगिन इन इंडिया? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी भारत में भागवत धर्म का आरंभ किस वंश के शासनकाल में हुआ भाई? तो वो हुआ था शुंग डायनेस्टी के समय, यानी ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे। सेनापति शब्द का संबंध निम्न में से है? द वर्ड सेनापति इज रिलेटेड टू पुष्यमित्र, अग्निमित्र या फिर प्रवरसेन? तो पुष्यमित्र के लिए सेनापति शब्द का संबंध है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। पुष्यमित्र के शासनकाल में मगध साम्राज्य की द्वितीय राजधानी थी, क्या थी? द सेकंड कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पुष्यमित्र वाज तक्षशिला, विदिशा, कन्नौज या आगरा? करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। पुष्यमित्र शुंग जिस समय शासन कर रहा था, पुष्यमित्र शुंग के काल में मगध साम्राज्य की जो दूसरी राजधानी थी वो क्या थी भाई? दूसरी राजधानी क्या थी? विदिशा थी दूसरी राजधानी। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे। शुंग शासक थे, बताएं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, बौद्ध या शूद्र? शुंग शासक जो थे वो ब्राह्मण थे। शुंग शासक कौन थे भाई? शुंग शासक ब्राह्मण हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? द लास्ट रूरल ऑफ द शुंग डायनेस्टी वाज देवभूति, वसुमित्र, प्रवरसेन, अग्निमित्र? करेक्ट आंसर हो जाएगा देवभूति जो था वो शुंग वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? देवभूति। ये सब ब्राह्मण ही थे शुंग वंश के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। मतलब कि अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, सातवाहन वंश का मुख्य शासक था? द मेन रूरल ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी वाज गौतमीपुत्र सातकर्णी या कृष्णदेव या सातकर्णी प्रथम? तो सातवाहन वंश का मुख्य शासक जो था वो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सी मौर्य काल में साम्राज्य की विशेषता नहीं थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ सोसाइटी, मतलब स्पेशलिटी ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न है कि
निम्न में से मौर्य काल में समाज की विशेषता क्या नहीं थी भाई? जाति की कठोरता, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दास प्रथा, ऑप्शन सी विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विधवा पुनर्विवाह जो था एक प्रकार से ये विशेषता नहीं थी मौर्य काल में, बाकी जाति की कठोरता और दास प्रथा ये सब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सम्राट अशोक के समय की राजभाषा क्या थी? तो सम्राट अशोक के समय की जो राजभाषा थी वो कौन सी थी भाई? वो पाली भाषा थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ। बाकी आप लोग जो पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने समझा करके सारी चीज़ों को आपको बताने का प्रयास किया है, तो आप सभी लोग तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न क्या है? अर्थशास्त्र में सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्रों की अगर मतलब अर्थशास्त्र की बात की जाए तो उसमें कितने तीर्थों के बारे में बताया गया भैया? तो उसमें 18 तीर्थों के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द सांची स्तूप? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध या फिर बिंदुसार? तो सांची का स्तूप जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था भाई? सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, मौर्य काल में सीता से अभिप्राय क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीता इन मौर्यन पीरियड? तो मौर्य काल में सीता से क्या अभिप्राय था भैया? सीता से अभिप्राय था राज्य की भूमि से प्राप्त आय, ठीक है, इनकम रिसीव्ड बाई मतलब रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट लैंड। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए तो मौर्य का प्रशासन का स्वरूप कैसा था भैया? तो मौर्य के प्रशासन का जो स्वरूप था वो केंद्रीकृत स्वरूप था, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र, तो इसे पूछा जाता है, ठीक है, प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, कलिंग की राजधानी क्या थी जब इस समय मतलब खास करके जब मौर्य युग था तो उस समय राजधानी थी तोसली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग देखेंगे। चलिए जानने का प्रयास करते हैं प्रश्न कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखें, प्रश्न है, सिंहासन के लिए अपने बड़े भाई का नाम यहाँ पर आपको मेंशन किया गया सुसीम। उनकी हत्या करने वाला शासक कौन था? द रूरल हु किल्ड हिज एल्डर ब्रदर सुसीम फॉर द थ्रोन वाज सिमुक, अजातशत्रु, अशोका या कुषाण? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी सिंहासन के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन अशोक का उत्तराधिकारी था? हु एमंग द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ अशोका? बताएं, तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी था कौन था भाई? कुणाल जो था वो अशोक का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा के त्रिगुणात्मक आधार पर राजवंश की स्थापना किसने करी थी? तो ऐसा किसने करा था भाई? सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिगुणात्मक आधार पर राजवंश की स्थापना, तो ऐसा करने वाले जो शासक है उनका नाम है अशोक। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा है द लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका इज पाली, प्राकृत, संस्कृत। तो अधिकतर जो श्लोक मिले हैं मतलब अभिलेख मिले हैं अशोक के, उन अभिलेखों में आप देखेंगे प्राकृत भाषा का उल्लेख है, कहीं कहीं पर आपको पाली भाषा भी मिलेंगे, ठीक है। और अशोक के लगभग 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का भी वर्णन है। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो 13वें अभिलेख में वर्णन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज नॉट इंक्लूडेड इन अशोकाइज एम्पायर? श्रीलंका, कलिंग, बिहार या अफगानिस्तान? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका जो था वो अशोक के क्षेत्र में शामिल नहीं था, बाकी अफगानिस्तान, कलिंग और बिहार ये सब अशोक के राज्य में शामिल था। अगला प्रश्न, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण भी अशोक ने ही करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन है?
तो मैंने आपको बताया था शिलालेख जो 13वां शिलालेख है उसमें एक प्रकार से अशोक के एक प्रकार से विजय का वर्णन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिलालेख जो 13वां शिलालेख है। आप देखेंगे यहाँ पर जो है 10 और दोबारा यहाँ पर एक डंडी और होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसको एक डंडी पार लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, 13वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिसको श्रीलंका भेजा था उसका क्या नाम है भाई? किसको भेजा था? तो उसने संघमित्रा और महेंद्र दोनों को भेजा था। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अशोक के द्विभाषी यानी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ग्रीक और अरमाइक अभिलेख जो अशोक के प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं सर ए कूना यानी कंदहार से, ठीक है, सर ए कूना से। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंदहार से, ठीक है। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, अशोक ने किस नगर की स्थापना करी थी? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो श्रीनगर और देवपत्तन की स्थापना अशोक ने करी थी, ये सब ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आपके मतलब आ सकता है एग्जाम में। देखिए प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि कौटिल्य के अनुसार राज्य का कौन सा अंग नहीं है? विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, स्वामी, अमात्य, जनपद या फिर ये सभी। तो राज्य का कौन सा अंग नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो राज्य का अंग इनमें से कौन सा नहीं है? स्वामी, जनपद, अमात्य ये सब राज्य के अंग नहीं हैं। सॉरी, यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा, अगर इसमें देखेंगे इसका करेक्ट आंसर जो राज्य का अंग है उसमें राज्य के 7 अंग हैं, ठीक है, जैसे राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष और सेना और मित्र, ठीक है। ये 7 अंग बताए गए हैं, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत यही है। तो प्रश्न यहाँ पर ये पूछा है कौटिल्य के अनुसार राज्य का कौन सा अंग नहीं है? तो अंग देखिए स्वामी, जनपद और अमात्य ये तीनों जो है राज्य के ही अंग हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आपका थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर नहीं आप लोग काट लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप नहीं काट लेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन, ये सभी, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है। कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज रिलेटेड टू राजनीतिक नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक जीवन या धार्मिक जीवन। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किससे रिलेटेड है भैया? राजनीतिक नीतियों से, पॉलिटिकल पॉलिसीज। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? हु ट्रांसलेटेड कौटिल्याज बुक अर्थशास्त्र इनटू इंग्लिश। तो किसने किया था भैया? कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद जो किया था वो किसने करा था? आर शास्त्री ने करा था। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने भाग हैं? अकॉर्डिंग टू कौटिल्या हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द स्टेट आर दियर? 5, 7, 12 या 10। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य के जो भाग हैं, कितने भाग हैं भाई राज्य के? तो राज्य के जो भाग बताए हैं कौटिल्य ने वो 7 बताए हैं, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, जो सप्तांग सिद्धांत बताया था वही, जैसे कि कौन कौन सप्तांग सिद्धांत हैं? जैसे कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थशास्त्र की भाषा है? यानी जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है रचना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स? बताइए, अवधी, प्राकृत, संस्कृत या अंग्रेजी, किस भाषा में लिखा गया है? तो लिखा गया किसमें भाई? संस्कृत में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय है। जो प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है। प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय है, प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है कौटिल्य। क्या नाम है? कौटिल्य। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसे श्रेष्ठ माना गया है? हु इज कंसीडर्ड द बेस्ट इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र? धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसको श्रेष्ठ माना गया है? किस पुरुषार्थ को श्रेष्ठ माना गया है? तो अर्थ को एक प्रकार से श्रेष्ठ माना गया है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज की इंडिका किस भाषा में लिखी गई है? मेगस्थनीज एक विदेशी यात्री था और इंडिका पुस्तक जो है उसने लिखी है और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही भारत में आया था मेगस्थनीज, ठीक है। और इसकी पुस्तक कौन सी? इंडिका पुस्तक है। ये किस भाषा में लिखी गई है इंडिका पुस्तक? ये प्रश्न पूछा गया। तो इंडिका पुस्तक ग्रीक भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक ने मौर्य समाज के
7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख किया है। तो मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख जो करने वाले विद्वान हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है, मतलब वो किस पुस्तक में किया गया है? वो इंडिका पुस्तक में किया गया है, मेगास्थनीज ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, जिसकी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष वर्णन मिलता है या वर्णन किया गया है, वो पुस्तक कौन सी है? अश्वघोष, बुद्ध मतलब कि अश्वघोष, या भास, या शूद्रक, या विशाखदत्त? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो जिसकी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया गया है, और वो कौन सी पुस्तक है भैया? वो विशाखदत्त की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख साबित करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? अशोक का सोपारा अभिलेख, कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख? तो मतलब कौन सा अभिलेख साबित करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? व्हेन डिड चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को जो हराया था 305 ईसा पूर्व में हराया था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल यानी निम्न कुल शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो मुद्रा राक्षस में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। किस मौर्य शासक ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीओकस प्रथम से भारत में अंजीर, शराब एवं दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा बिंदुसार ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीओकस थे प्रथम, उनसे भारत में अंजीर, शराब और दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था। किसने? बिंदुसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उस समय जो अशोक थे वो एक प्रकार से उज्जैन के गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको बताए, और भी चीज़ों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए ताकि इसी प्रकार से और वीडियोस आपको मिलती रहे लगातार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, सुदर्शन झील स्थित कहाँ पर है भाई? तो वो झील स्थित है कहाँ पर? सौराष्ट्र में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अमित्र घात किस मौर्य सम्राट को कहा जाता है? अमित्र घात। तो अमित्र घात जो कहा जाता है वो बिंदुसार को कहा जाता है अमित्र घात। ठीक है, क्या कहा जाता है? अमित्र घात किसको कहा जाता है? बिंदुसार को। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, पहला ईरानी नरेश कौन था जिसने भारत के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्या है? प्रश्न है, पहला ईरानी नरेश कौन था जिसने भारत के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था? हु वाज द फर्स्ट इरेनियन किंग हु ऑक्युपाइड सम पार्ट ऑफ इंडिया? साइरस, दारा तृतीय, दारा प्रथम? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दारा प्रथम इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? हु मेड द फर्स्ट फॉरेन इन्वेशन इन एंसेंट इंडिया? कुषाणों ने, यूनानियों ने, ईरानियों ने, या फिर शकों ने? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो किया था वो किसने किया था? वो ईरानियों ने किया था। किसने? ईरानियों ने। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। झेलम और चिनाब नदियों के मध्य स्थित राज्य का शासक कौन था? तो झेलम और चिनाब नदियों के बीच का जो शासक था, खास करके जैसे हु वाज द रूरल ऑफ द स्टेट सिचुएटेड बिटवीन द रिवर्स झेलम एंड चिनाब? तो उस झेलम और चिनाब नदियों के बीच का जो शासन था उस समय किसके काल में था? मतलब कि कौन कर रहा था? पोरस। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोरस इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिकंदर की मृत्यु हुई थी अलेक्जेंडर डेड इन? सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी भाई? तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी कब? 323 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आप देखिएगा, भारत किस ईरानी शासक के साम्राज्य का 20वां प्रांत बना? इंडिया बिकम द 20th प्रोविंस ऑफ द एम्पायर ऑफ विच इरेनियन रूरल? दारा प्रथम या फिर दारा तृतीय या फिर जरक्सीज या इनमें से कोई नहीं। तो भारत किस ईरानी शासक के साम्राज्य का 20वां प्रांत बना था भाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दारा प्रथम। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन ईरानी संपर्क का प्रभाव नहीं था? प्रांतों में साम्राज्य का विभाजन, या फिर मौर्य स्तंभ का शीर्ष पशु रूपांकनों से सुशोभित है, ये बिल्कुल नहीं है। और प्रांतों में साम्राज्य विभाजन, ये ईरानी संपर्क का प्रभाव था। उत्तर पश्चिमी भाग में खारोष्ठी लिपि का प्रसार, ये भी प्रभाव था। मौर्य काल में दंड के रूप में सिर मुड़वाना, ये भी एक प्रकार से ईरानी संपर्क का प्रभाव था। जबकि मौर्य स्तंभ का शीर्ष पशु रूपांकनों से सुशोभित है, ये प्रभाव नहीं पड़ा। तो ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अरबेला का युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो अरबेला का जो युद्ध हुआ था, बताने का प्रयास करेंगे कहाँ पर हुआ था भाई। अरबेला का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 331 ईसा पूर्व में, यानी 331 BC में युद्ध हुआ था अरबेला का युद्ध। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अरबेला का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? बिटवीन whom did the battle of अरबेला टेक प्लेस? सिकंदर और दारा तृतीय, सिकंदर और दारा प्रथम, साइरस और दारा प्रथम, सिकंदर और साइरस। तो अरबेला का जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था भैया? सिकंदर और दारा तृतीय के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, सिकंदर का शिक्षक यानी हु वाज द अलेक्जेंडर टीचर्स? तो सिकंदर का जो गुरु था यानी टीचर था वो कौन था भाई? सिकंदर का टीचर का नाम है अरस्टिटल यानी अरस्तु। ठीक है, अरिस्टोटल जो था वो सिकंदर का गुरु था। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? व्हिच रिवर डिड अलेक्जेंडर्स आर्मी रिफ्यूज टू क्रॉस? बताएं, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, झेलम का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था भैया? तो झेलम का युद्ध हुआ था वो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। किसके बीच में? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। कौन सा युद्ध? झेलम का युद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ था वो हाखामानी वंश यानी ईरानियों के द्वारा किया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। हर्यक वंश के सम्राट बिंबिसार की पत्नी कौन थी? बताएं सभी लोग फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्या है? प्रश्न है हर्यक वंश के सम्राट बिंबिसार की पत्नी कौन थी? फटाफट से, यानी द वाइफ ऑफ इम्पेरियर बिंबिसार ऑफ हर्यंक डायनेस्टी वाज। बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी चेलना, कौशला देवी और खेमा, ये तीनों हर्यक वंश के सम्राट बिंबिसार की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, कौन सा शासक अपने पिता की हत्या करके सम्राट बना था? व्हिच रूरल बिकम इम्पेरर आफ्टर किलिंग हिज फादर? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या अजातशत्रु और उदयन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु और उदयन दोनों ने अपने पिता की हत्या करके सम्राट बने थे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करी थी? तो पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना करी थी वो करने वाले जो राजा हैं वो हैं उदयन। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। प्रश्न है, किस शासक ने वज्जी संघ के साथ युद्ध में रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा, अजातशत्रु ने ऐसा किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बा इज राइट आंसर। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब आपकी परीक्षा के लिए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार अच्छा, एक प्रश्न और पूछा था कि द्वितीय परशुराम किसे कहा जाता है? किस मगध शासक को द्वितीय परशुराम कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसको? महापद्मनंद को द्वितीय परशुराम कहा जाता है। किसको? महापद्मनंद को द्वितीय परशुराम कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के दृष्टि से।
अच्छा, सर्वप्रथम किस राज्य ने युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया? सबसे पहले किस राज्य ने युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले मगध साम्राज्य के द्वारा हाथियों का प्रयोग किया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि किस जैन ग्रंथ में खोडस महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? इन विच जैन लिटरेचर देयर इज मेंशन ऑफ 16 महाजनपदास? भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्व, पद्म पुराण या आदि पुराण? तो किस जैन ग्रंथ में मिलता है भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अंगुत्तर निकाय के अलावा जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर आ लगा दीजिएगा, भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है, ये सब क्लियर हो रही चीज़ें। और बुद्ध के समय में 10 गणतंत्रों का उल्लेख भी हुआ है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता रहा है। तो पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर मतलब कि इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, यानी कि भगवती सूत्र में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किस बौद्ध ग्रंथ में खोडस महाजनपदों का नाम मिलता है? इन विच बुद्धिस्ट लिटरेचर द नेम ऑफ द 16 महाजनपदास आर फाउंड? विनय पिटक, अंगुत्तर निकाय या फिर सुत्त पिटक या फिर ललित विस्तार? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में मिलता है, बौद्ध ग्रंथ है। और भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है उसमें 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है? प्राचीन समय में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी? हुई सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज प्रिवलेंट इन एंशिएंट टाइम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी? राजतंत्र, गणतंत्र या कुलीन तंत्र या फिर ये सभी? तो प्राचीन समय में खास करके ये सारी की सारी प्रणालियाँ शासन की प्रचलित थी। गणतंत्र भी यानी रिपब्लिक, मोनार्की भी थी यानी राजतंत्र, और कुलीन तंत्र भी था। ठीक है, ओलिगेरेची भी थी। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओलिगेरेकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बुद्ध काल में कितने गणराज्य थे भैया? तो बुद्ध काल में 10 गणराज्य थे। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने अभी बताया था आपको। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, वैशाली गणराज्य की समिति, वैशाली गणराज्य की समिति में कितने सदस्य थे? हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कमेटी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ वैशाली? तो वैशाली जो कमेटी थी यानी वैशाली गणराज्य में जो समिति थी, उस समिति में कितने सदस्य थे भैया? तो वैशाली गणराज्य की जो समिति थी, उस समिति में जो सदस्य संख्या थी वो 7,707 यानी 7,707 के आसपास थी। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? व्हिच डायनेस्टी रूल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेशन? नंद, मौर्य, कनौज, शुंग? तो किस वंश का शासन था भैया? नंद वंश का शासन था। घनानंद शासन कर रहा था। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मगध के राजा अजातशत्रु ने किस गणराज्य के साथ युद्ध किया था? विथ विच रिपब्लिक डिड किंग अजातशत्रु ऑफ मगध वार? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। सिकंदर के मतलब कि मगध के राजा अजातशत्रु ने किस गणराज्य के साथ युद्ध किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बज्जी यानी वैशाली के साथ। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? विच वाज द ओनली महाजनपद लोकेटेड इन द साउथ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद जो है वो कौन सा महाजनपद है भैया? वो जनपद है असमक। असमक महाजनपद दक्षिण महाजनपद है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? वेयर वाज द कैपिटल ऑफ मल्ल महाजनपद? बताएं। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी थी वो कौन सी थी भाई? वो राजधानी थी कौन सी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो मल्ल महाजनपद की राजधानी देखिए कुशीनगर भी थी और पावा भी थी। ऑप्शन नंबर इसका आ और बा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास अपने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, क्या प्रश्न है भाई? निम्न में से कौन सा शिलालेख है? बताएं। इनमें से कौन सा शिलालेख है भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इनमें से कौन सा शिलालेख है? एक तो जो राख शिलालेख, गुफा शिलालेख और स्तंभ शिलालेख, ये सब शिलालेख ही हैं। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ऐहोल अभिलेख किसका है?
हुज इंस्क्रिप्शंस इन द एहोल इंस्क्रिप्शन, हरिसेन, धन्य विष्णु, रुद्रदामन या रवि कीर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि कीर्ति। ठीक है, जो एक प्रकार से एहोल अभिलेख है वो किसका है, एहोल अभिलेख जो है वो रवि कीर्ति का है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य है, द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा इज, एरन अभिलेख, एहोल अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो है एरन अभिलेख, एरन इंस्क्रिप्शन। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्न स्रोत से पता चलता है कि समुद्रगुप्त बीड़ादायक था, मतलब बीड़ा वादक था, बीड़ा बजाने वाला था। व्हिच सोर्स सजेस्ट्स दैट समुद्रगुप्त वाज अ बीना प्लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्कों से पता चलता है, क्योंकि सिक्कों पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, महरौली लौह स्तंभ दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था। तो महरौली लौह स्तंभ का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था भाई, तो महरौली लौह स्तंभ जो दिल्ली में है उसका निर्माण किसने करवाया था, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो उसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट गोल्ड क्वाइंस इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडो ग्रीक शासकों ने एक प्रकार से भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए भाई, तो इंडो ग्रीक शासकों ने चलवाए थे। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत मतलब प्राचीन भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी करे, हु यूज्ड इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड क्वाइंस इन एंसेंट इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश, गुप्ता डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए भैया, हु यूज द प्योरेस्ट गोल्ड क्वाइंस इन इंडिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, कुषाणों ने एक प्रकार से सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी करे थे इंडिया में। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पंचमार्क सिक्के किसने जारी किए, तो पंचमार्क सिक्के जारी किए थे किसने भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, धरण और करसारपण ने। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ और बा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचमार्क सिक्के जाने जाते थे धरण और करसारपण के नाम से। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्राचीन काल में मुद्रा के स्थान पर सिक्का मतलब किसका प्रयोग होता था, तो प्राचीन काल में यानी व्हाट वाज यूज्ड इन प्लेस ऑफ क्वाइंस इन एंसेंट पीरियड। तो प्राचीन काल में मुद्रा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता था, तो प्राचीन काल में मुद्रा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता था वो वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था, यानी जो है वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु, जैसे कि हम आपको चावल दे दें आप हमको गेहूं दे दो, हम आपको एक प्रकार से कपड़ा दे दें आप हमको गेहूं दे दो। तो इस प्रकार से एक प्रकार से ये होता था विनिमय का माध्यम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए। ठीक है, और आप लोग लगातार प्रयास मैं आप लोगों के लिए करता हूं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं कर पाते हो। ठीक है, बहुत कम एक प्रकार से इस समय सारी चीज़ें पूरा डाउन एकदम से चला गया। आपको मैं बता दूं कि बार बार मैं आपसे बोलता हूं कि प्लीज़ इस समय साथ देने की आवश्यकता आपको है। शेयर करें वीडियो को दबा करके, सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, जो भी हो सभी लोग एक प्रकार से वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं, द फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म आर फाउंड, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत जो मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं भाई, बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं वो अभिधम्म पिटक से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, रामायण के रचयिता कौन है, द ऑथर ऑफ रामायण इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आता है ये प्रश्न। तो रामायण के रचयिता कौन है, बहुत सारे लोग तुलसीदास लगा देंगे, लेकिन रामायण के रचयिता है वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, सतसहस्त्र संहिता कहा जाता है, सतसहस्त्र संहिता इज कॉल्ड, रामायण को, महाभारत को, त्रिपिटक को या ऋग्वेद को। तो सतसहस्त्र संहिता जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, वो महाभारत को सतसहस्त्र संहिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मुद्रा राक्षस किसका ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
मुद्रा राक्षस बुक इज, तो मुद्रा राक्षस जो रचना है किसकी रचना है भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। पतंजलि की रचना है जो है महाभाष्य पतंजलि की रचना है। पाणिनि की रचना भी एक प्रकार से एक बड़ी फेमस रचना है, मुझे ध्यान नहीं आ रही है, बड़ी फेमस रचना है। कालिदास की तो एक प्रकार से अभिज्ञान शकुंतलम से लेकर के बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, बुद्ध चरित किसने लिखा है, तो बुद्ध चरित लिखने वाले विद्वान कौन है भाई, बाणभट्ट, अश्वघोष या हरिसेन या फिर रवि कीर्ति। देखिए बुद्ध चरित जो लिखा है वो लिखने वाले विद्वान है कौन, अश्वघोष। अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरित, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और बात होती है हर्षचरित की, तो हर्षचरित लिखा है किसने, बाणभट्ट ने, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मेगास्थनीज रचना है किसकी रचना है, द कंपोजिशन ऑफ मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो लिखा है, मेगास्थनीज की जो रचना है, मेगास्थनीज जो विदेशी लेखक था, एक प्रकार से यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था, इसने इंडिका पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सियुकी ह्वेनसांग ने लिखी है हिस्टोरिका, एक प्रकार से पुस्तक लिखने वाले जो हैं वो हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी है, एक हिस्ट्री के एक प्रकार से फादर कहे जाते हैं, उनका नाम क्या है ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, तो हिस्टोरिका पुस्तक उन्होंने लिखी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, इतिहास का जनक कौन है, देखिए ये प्रश्न आ गया, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। बिल्कुल हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है, हेरोडोटस जो है हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इतिहास के जनक भी हेरोडोटस ही हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतिहास का जनक यानी हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री इज कॉल्ड हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, सी यू की किसकी रचना है, हु कंपोज्ड सी यू की, तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार जो कहा जाता है वो इसी को कहा जाता है, ह्वेनसांग को ही। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाला चीनी यात्री कौन था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो मतलब कि शिक्षा ग्रहण करी थी वो ह्वेनसांग ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी में दिया ह्वेनसांग, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ह्वेनसांग। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, पिंगल मुनि का कौन सा ग्रंथ है, तो पिंगल मुनि के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो है छंदशास्त्र। बड़ा फेमस ग्रंथ है पिंगल मुनि का छंदशास्त्र, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें हैं। देखिए मेगास्थनीज जो था यूनान से आया हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। कौन, यूनानी शासक था मेगास्थनीज। 305 से 269 मतलब 297 ईसा पूर्व तक समय काल रहा उसका। इसके बाद में डायमेकस जो था वो सीरिया से आया था 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व बिंदुसार के शासनकाल में। अशोक के समय भी एक प्रकार से मिस्र का एक व्यक्ति आया था, मतलब यात्री था, डायनोसियस मिस्र का था, 284 ईसा पूर्व से 262 ईसा पूर्व के समय काल में आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय काल में यानी 399 से 414 ईसा पूर्व के मतलब ईस्वी के आसपास आप देखते हैं चीन से आया था फाहियान। ह्वेनसांग की बात की जाए तो चीन से आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 से 444 ईस्वी के आसपास, तो ये सब आए थे, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं इत्सिंग आया था पश्चिमोत्तर भारत से, ठीक है। सुलेमान आया था अरब से देवपाल के शासनकाल में। मिहिर भोज के शासनकाल में अरब से एक यात्री आया था अल बिरादरी। अरब से ही एक यात्री आया था महिपाल प्रथम यानी प्रतिहार के शासनकाल में, अरब से ही आया था, उसका नाम था अल मसूदी। तो अल मसूदी महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया था। अल बरूनी जो था गजनी से आया था, ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत में एक प्रकार से वो आया था। तो इस प्रकार से कई प्रकार के प्रश्न आपसे और भी बन सकते थे जो कि मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गए होंगे और लगभग 100-150 से के आसपास मैंने प्रश्नों को आपके समझ बताने का प्रयास किया। तीव्र गति से हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।